गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत दिन हो गए आप लोगों ने निबंध नहीं लिखा है ना, निबंध नहीं पढ़ा, तो आज हम लोग निबंध लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा टॉपिक लूँ कि मेरे बच्चे खुद उसके बारे में जानें, खुद से अपने उस टॉपिक के बारे में लिखें। तो मुझे तो ये मेरा प्यारा भारत दिखा। मुझे लगा कि अपने देश के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, है ना। और अभी क्या है कि 26 जनवरी आ रहा है, तो आप अपने देश के बारे में जानोगे, उसके महत्व के बारे में जानोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो मैंने आज का टॉपिक लिया है मेरा प्यारा भारत। ठीक है, क्या लिया है? मेरा प्यारा भारत। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें मैं ये निबंध लिखवाऊंगी, लेकिन आपको अपने मन से भी जो आपको अपने देश की देश का जो भी बारे में जो भी बातें अच्छी लगती हो ना, आप उसमें इसमें शामिल कर सकते हो। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मैं आपको क्लू देती हूँ कि आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन आप हूबहू मेरे वाली ही सारी बातें लिखो, ये ज़रूरी नहीं है। आपको जब कोई टॉपिक होता है तो आपको जो बातें अच्छी लगती है, जो जानते हो, उसके बारे में आप खुद से लिख सकते हो। लेकिन वन कंडीशन, हाँ, कि जो स्पेलिंग लिखते हो वो करेक्ट होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है कि सपोज आप अपने से निबंध लिखना चाहते हो, तो कोई रफ नोटबुक निकालो और निबंध लिखो। उसके बाद अपने बड़े या पेरेंट्स से चेक करवाओ कि स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, है ना। मेन आप अटकते हो स्पेलिंग में, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो क्या होगा, आपके मार्क्स कटेंगे, है ना। और एक बच्चे ने तो क्या किया था कि उसने क्या किया था कि पत्र लेखन लिख दिया था निबंध में। बेटा, निबंध और पत्र लेखन दोनों अलग अलग चीज़ है ना। तो आप निबंध को पत्र के जैसा लिख दोगे तो मैं मार्क्स थोड़ी दूंगी। और फिर आप कोई मेरे पास भी आ भी गया था कि मैंने ऐसा लिखा है। तो बेटा, पत्र आप लेटर किसी को लिखते हो वो है, निबंध आप किसी टॉपिक के बारे में लिखते हो वो है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें है ना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा देश मेरा देश बहुत प्राचीन है। कभी इसे आर्यावर्त कहते थे। याद रखो, जो हम लोग का देश है वो बहुत प्राचीन है। आपको पता है प्राचीन समय में भारत को क्या कहते थे? आर्यावर्त भी कहते थे। ठीक है, आर्यावर्त। फिर राजा दुष्यंत के पराक्रमी पुत्र के नाम पर भारत कहने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो राजा दुष्यंत थे ना, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम भरत था। वो इतने अच्छे और प्रतापी और वीर राजा थे कि उनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। ठीक है, सबसे पहले इसे आर्यव्रत कहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक राजा दुष्यंत थे, उनके पुत्र भरत थे, वो बहुत प्रतापी और अच्छे थे। उनके नाम पर क्या हुआ, इस देश का नाम भारत पड़ गया। कोई आपसे पूछे ना कि इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आप बताना हाँ कि हमारे देश में एक राजा होते थे भरत नाम के, वो बहुत प्रतापी और वीर थे, उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। अब देखो भारत कहने लगे। मुसलमान आए तो उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा। अब देखो, इसका नाम, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है, तो हिंदुस्तान किसने कहा? मुसलमान आए भारत में तो उसने इसे हिंदुस्तान कहा। अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे इंडिया कहा। देखो हमारे देश ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोगों का आना जाना लगा रहा, और जितने भी विदेशी इस देश में आए उन सभी ने क्या किया, इस देश को एक अलग अलग नाम दे दिया। किसी मुसलमान आए तो हिंदुस्तान कहा, अंग्रेज आए तो इंडिया कहा। संविधान में देश का नाम इंडिया और भारत रखा गया, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें ये हमारे देश का नाम क्या रखा गया है? इंडिया इंग्लिश में और हिंदी में भारत रखा गया है। मेरा मन करता है कि देश का नाम एक ही होना चाहिए और वह भारत होना चाहिए। सही है ना? ऐसा क्या लगता है कि हमारे देश का नाम एक ही हो, वो क्या हो? भारत हो। इससे क्या हो कि भारतीयता की सुगंध है, हम भारतवासी हैं, ऐसा हम लोग प्राउडली कहते हैं ना। जिसका नाम भारत है वो सबसे बेस्ट होगा, है ना। चलो नेक्स्ट। भारत वीर भूमि है। यहाँ भरत जैसे वीर हुए जिन्होंने सिंहों के दांत गिने। और तो बोलते हैं कि भरत इतने वीर थे कि कोई सिंह को पकड़ के उसके दांत गिन सकते थे। समझे? यहाँ चंद्रगुप्त हुए जिन्होंने विश्व विजयी सिकंदर को धूल चटा दी। और बेटा याद करो, मैंने फिफ्थ में आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया है। ठीक है, उसी चंद्रगुप्त राजा की बात हो रही है। क्या हुआ कि याद है ना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी।
तो जो सिकंदर था वो विश्व विजय का सपना देख रहा था। ठीक है। तो सिकंदर जो था वो विश्व विजय का सपना देख रहा था, मतलब विश्व के सारे राज्य को जीतना चाहता था। तो इस क्रम में क्या वो भारत भी आया। तो जब भारत आया तो उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। तो क्या हुआ कि वो हार कर वापस चला गया था। ठीक है। यहाँ अशोक जैसे सम्राट हुए जिन्होंने कलिंग को जीत कर भी अहिंसा का पथ अपनाया। और आपको पता है वो सम्राट अशोक के बारे में मैंने आपको स्टोरी बताई है, पता नहीं, याद नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये जो सम्राट अशोक थे ना बेटा, वो भी बहुत वीर थे। वो क्या करते थे, बहुत लड़ाई, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारे राज्यों को जीता। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनका कलिंग, एक जगह का नाम है, राज्य का नाम है, कलिंग को जीता। ठीक है। उस समय क्या हुआ कि जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो शाम के समय एक बार वो अशोक क्या किए कि जिस मैदान में युद्ध लड़ी गई थी ना, उस मैदान में पहुंचे। तो वहाँ पे बहुत लोगों की रोने चीखने की आवाज़ आ रही थी। कितनी औरतें थी जिन्होंने अपना पति खो दिया था, कितने बच्चे थे जिन्होंने अपने पिता खो दिए थे। सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनका विलाप देखकर ना अशोक ने क्या हुआ, कलिंग विजय के बाद युद्ध से उनका मन ही हट गया। उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अहिंसा का पथ अपनाया। अहिंसा मतलब जो कि मैं अब कभी भी हिंसा नहीं करूँगा, मार काट नहीं करूँगा। मुझे गर्व है कि मेरे किसी देशवासी ने भारत के बाहर की भूमि को नहीं हड़पा। और देखो, हम लोग भारतवासी ऐसे हैं कि हम लोग कभी किसी ना बाहर वाले देश पे आक्रमण करते हैं ना उसको हड़पते हैं, और बस। लेकिन अगर हमारे देश पे कोई आक्रमण करे तो फिर उसे हम छोड़ते भी नहीं हैं। याद है ना, मोदी है ना कि ये देश दूसरे देश में घुसेगा भी मारेगा भी। याद है ना आप लोगों को। हाँ, हम लोगों का वही देश है ना। भारत आर्य भूमि है। यहाँ शंकराचार्य हुए जिन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 धाम बनाए और 52 शक्तिपीठों की स्थापना की। भारत वो धर्म भूमि, अब तो ये वीरता की बात हो गई, लेकिन ये वो धर्म भूमि है, मतलब यहाँ धर्म वाले भी बहुत बड़े गुरु एक शंकराचार्य थे, है ना। उन्होंने चारों दिशा में क्या किए थे, मतलब कि उन्होंने चारों धाम, बोलते कि पैदल यात्रा की थी और 4 धाम बनाए थे और 52 शक्ति पीठों की स्थापना की थी। ठीक है। शक्तिपीठ मतलब देवी का वो मंदिर का स्थापना किया था। जहाँ बुद्ध और महावीर हुए जिन्होंने राजपाट त्याग कर जंगलों की खाक छानी और अहिंसा धर्म की स्थापना की। आई थिंक कि आपने एसएसटी में महात्मा बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक थे और बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, है ना। तो उन्होंने क्या हुआ, अहिंसा के पथ को अपनाया, जंगलों की खाक छानी, है ना। तो ऐसे ऐसे संत महात्मा भी हमारे देश में हुए। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए जिन्होंने मर्यादा की स्थापना के लिए रावण का संहार किया। अभी तो रामायण आप सभी ने देखा होगा, तो आपको पता ही है कि उन्होंने रावण का कैसे संहार किया था, है ना। यहाँ 16 कला अवतार श्री कृष्ण हुए जिन्होंने दरबार में अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई और अत्याचारी दुर्योधन का अंत किया। आपको पता है ना कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने 16 अवतार लिए थे इस धरती पर, है ना। और उन्होंने, याद है ना कि द्रौपदी का जब दुर्योधन ने भीड़ सभा में अपमानित किया था तो उस दुर्योधन का भी उन्होंने अर्जुन या किसी के पांडवों के हाथों से क्या किया था, उसका अंत करवाया, है ना। यहाँ नानक हुए, गुरु गोविंद हुए, गांधी हुए, उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। अब देखो यहाँ पर नानक हुए, याद है ना, अब गुरु पूर्णिमा भी आपने मनाया होगा। गुरु गोविंद सिंह हुए, गांधी जी हुए, जिन्होंने क्या हुआ कि मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक दे दिए, है ना। हर समय वो क्या करते थे, मानवता का पाठ सबको पढ़ाते थे। भारत ज्ञान और लोकनीति के कारण जाना जाता है। यहाँ नीति निपुण चाणक्य हुए। चाणक्य याद है ना, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो इसकी मैंने बात की, उनके गुरु कौन थे, चाणक्य थे। चिकित्सा क्षेत्र में शल्प और धन्वंतरी, विज्ञान में आर्यभट्ट और वराहमिहिर हुए। आपको पता है ना, आप मैथ्स में जो शून्य की परिकल्पना, शून्य संख्या पढ़ते हो, जीरो पढ़ते हो, उसकी परिकल्पना किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, है ना। उसकी परिकल्पना हमारे देश से ही हुई है, आपको पता है ना। तो हमारे देश में वराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे भी महान महान शिल्प और धन्वंतकारी विज्ञान में हुए, है ना। आर्यभट्ट विज्ञान के क्षेत्र में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है ना। ज्योतिष और गणित का जन्म भारत में हुआ। यह धरती संगीत और साहित्य से भरी पड़ी है। आपको पता नहीं कि हमारे देश में क्या है कि संगीत और साहित्य भी जोरदार, साहित्य और संगीत के भी बहुत सारे कलाकार हुए।
यहाँ क्या है, भरत मुनि, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी, सूर, मीरा। अब मैं इतना सारा नाम बोल रही हूँ बेटा, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप सारे नाम बोलोगे। आपको जो इजी लगे आप उसका नाम, महापुरुषों के नाम आप बोल सकते हो, है ना। यह धरती सतरंगी है। भगवान ने प्रकृति के सारे रूप यहाँ प्रकट किए हैं। यहाँ क्या, हमारा जो देश है वो क्या है, सतरंगी। यहाँ पे सातों रंग नजर आते हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो वीरता का क्षेत्र हो। हर एक महापुरुष क्या हुआ है, हमारे देश में पैदा हुए हैं। हिमालय, सह्याद्री और नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कन्याकुमारी के समुद्र तट, चेरापूंजी की बारिश और राजस्थान का रेगिस्तान, सभी का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप ठंडी जगहों के नाम लोगे तो यहाँ पे रेगिस्तान और मरुस्थलीय इलाका भी है, जहाँ आप गर्मी का भी आनंद ले सकते हो, है ना। तो चेरापूंजी जैसे जगह भी है जहाँ पे भारी बारिश होती है। तो आप क्या है कि यहाँ पे सतरंगी है, यहाँ पे आप प्रकृति के भी सभी छटा का आनंद ले सकते हो। यहाँ के लोग शाकाहारी हैं, कश्मीर से शाकाहारी हैं, ठीक है। शाकाहारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और अटक से लेकर कटक, हर प्रांत के तक के अपने अपने व्यंजन और अपने अपने स्वाद है ना बेटा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक प्रांत है, सबका क्या है, अपना अपना भोजन है, अपना अपना स्वाद है, और अपने अपने सबके पहनावे भी हैं, सबके पहनावे अलग अलग है ना। और अपने अपने गीत और नृत्य हैं, रस और आनंद के भंडार हैं सभी प्रांत में। सभी प्रांतों के अपने अपने डांस हैं, अपने अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग हैं, अपने अपने ट्रेडिशनल फूड हैं, अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, है ना सबके। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विविधता का संगम है। विविधता मतलब बहुत सारे धर्म का संगम है। विविधता मतलब अलग अलग तरह के धर्म, संप्रदाय, सब चीज़ का संगम है। मुसलमानों की सभी जमातों के लोग यहाँ हैं। ईसाई और यहूदियों के सभी वर्ग यहाँ पे हैं। यहाँ पे सभी धर्म वाले हैं, याद है ना आपको, मुसलमान भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं। विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं जिसके पूजा स्थल यहाँ सम्मानित ना हो। यहाँ पे किसी का भी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मस्जिद हो, क्या है कि हम लोग हर जगह के, हर जो जगह है उसका हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, किसी का भी निरादर नहीं करते हैं। फिर भी सरकारें बदलती है तो बैलेट बदलती है, बुलेट से नहीं। सचमुच भारत महान है। लोकतंत्र के चरण को किसी को लोकतंत्र के चरण को किसी को सीखना है तो भारत से सीखना चाहिए। भारत सचमुच विश्व गुरु है। अब देखो, अगर आप, सरकार हमेशा बदलती रहती है ना, हमेशा एक सरकार आई, दूसरी सरकार गई, है ना। और क्या, हम लोग का भारत महान है। लोकतंत्र के चलन को, लोकतंत्र मतलब जहाँ हम लोग अपने मिनिस्टर्स को अपने पसंद से इलेक्शन से चुनते हैं। तो अगर किसी को लोकतंत्र सीखना है तो कहाँ से सीखना है, भारत से सीखना है। भारत सचमुच क्या है, विश्व गुरु है। ओके, चलो, तो ये हो गया आप लोगों का हम अपने देश भारत के बारे में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितने महापुरुषों के नाम बोले आप भी बोलोगे। आपको जो आता है, जैसा आता है, आपको अपने देश की जो बातें अच्छी लगती है आप उसमें इंक्लूड कर देना, ठीक है। आज का दूसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा स्वस्थ जीवन, जो कि अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। आप स्वस्थ शरीर भी बोल सकते हो, स्वस्थ जीवन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आपको पता है बेटा, मान लो आपके सामने बहुत सारी खुशियाँ हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की हो, बहुत घूमने की जगह है, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हो, आप ही इमेजिन करो कि कभी आप बीमार हो तो आप कैसा फील करते हो, है ना। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप क्या बोलते हैं, आपको खाने के लिए कुछ दिया जाए, घूमने के लिए कुछ भी कहा जाए, सपोज आपके पेट में दर्द है, सपोज आपको माइग्रेन हो रहा हो, तब कभी खुश रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका जो स्वस्थ है ना, वो आपका धन है। आपको बोलते हैं कि पैसे चले जाए तो आप अर्निंग कर सकते हो, है ना, गया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन अगर आप एक बार स्वास्थ्य चला गया, अगर आप कमज़ोर हो गए, कोई बीमारी के शिकार हो गए, तो फिर उससे उबर नहीं पाओगे, है ना। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि स्वस्थ जीवन सबसे अनमोल है ना। हेल्दी रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करो, बाहर की चीज़ खाना छोड़ दो, है ना, हेल्दी चीज़ खाना शुरू कर दो। ओके चलो, मैं मजाक कर रही थी। अब देखो, किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। क्या कहा है कि जो अगर आपका शरीर स्वस्थ है
तो उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आप स्वस्थ हो तो आपका आपका जो माइंड है ना हर तरह से काम करेगा, हर तरह की बातें सोचेगा, नहीं तो आपका माइंड भी काम नहीं करेगा। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग ठीक प्रकार से चलते रहे, उसी का नाम है स्वास्थ्य है। अगर आपके बॉडी के सारे पार्ट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, किसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी का नाम क्या है? स्वस्थ है। स्वस्थ मनुष्य चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वह सुखी जीवन जी सकता है। बताया ना मैंने, क्या है कि कोई मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य है ना, कि गरीब क्यों ना हो लेकिन वो सुखी जीवन जी सकता है, क्योंकि वो कम खाकर कम पीकर में ही खुशी रहेगा। जबकि मान लो कि बहुत रिच पीपल है, अमीर आदमी है, जबकि अमीर आदमी सभी सुख साधनों के बावजूद यदि अस्वस्थ रहता है तो उसे जीवन नरक तुल्य लगने लगता है। मान लो कोई अमीर आदमी, उसके पास सारे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वह अस्वस्थ है तो उसे जीवन क्या ऐसा लगेगा? नरक के समान लगने लगता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भागा दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखे। आपको पता नहीं कि आजकल हम लोग का टाइम टेबल कितना वो हाइट्रेस, वो बोलते हैं टफ हो गया है। चलो अभी तो कोरोना का पीरियड है, चल तो आप भी ये नहीं बोलती हो, लेकिन आपको याद करो अपना वो टाइम टेबल कि जब आप मॉर्निंग में 7 o'clock में स्कूल में आते हो, फिर 1:30 में स्कूल से जाते हो, फिर आप उसके बाद ट्यूशन जाते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस जाते हो, है ना, कितना सारा आपको प्रेशर होता है। तो अभी क्या करना है कि आपको जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, इसी का नाम है। तो भाग दौड़ ज़िंदगी में अपने हेल्थ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। स्वस्थ जीवन के लिए कुछ बातें ज़रूरी है। आपका जीवन, आपका आपका स्वस्थ जीवन कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ बातें ज़रूरी है, जैसे पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन। मैंने अभी बोला ना, आप जो भी फूड लो हेल्दी लो। बोलते हैं ना कि फूड में ग्रीन वेजिटेबल, सैलेड का प्रॉपर यूज होना चाहिए, है ना। हमेशा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ स्वच्छ वायु में कुछ समय बिताना, जैसे पार्क में चले जाओ, टेरिस पे चले जाओ, स्वच्छ हवा में क्या करना है, कुछ समय आपको बिताना है। सिर्फ टीवी मोबाइल में नहीं लगे रहना है। नियमित परिश्रम करना, रेगुलरली लेबर करना है। बोलते हैं ना, आप जितना खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एनर्जी बर्न भी करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? परिश्रम करना है, व्यायाम करना है। ओके। स्वस्थ रहने के लिए हर प्रकार की अति से बचना होगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अति, अति मतलब ज़्यादा, छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है? अति, अति का खाना ज़्यादा मत खाओ, अति का जागना ज़्यादा मत जागो। सम बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइट मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना। तो आपको क्या करना है? जल्दी सोना है, जल्दी जागना है। अनियमित जीवन शैली को छोड़ना होगा, जैसे आप लेट नाइट जग रहे हो, फिर सुबह देर से उठ रहे होती है, आपको क्या करना है? छोड़ना होगा, है ना। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी, अपने हेल्थ को सबसे पहले रखना है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी राष्ट्र का विकास उसके स्वस्थ नागरिकों पर ही निर्भर करता है। अगर हमें अपने कंट्री का, देश का उन्नति करना है, विकास करना है, तो वो कैसे होगा? जब यहाँ के नागरिक स्वस्थ होंगे तभी तो उनका दिमाग सही से काम करेगा, देश की उन्नति में सही तरीके से काम करेंगे। अतः आवश्यक है कि आज जन जन में इस चेतना को फैलाया जाए, जिससे लोग योग, प्राणायाम एवं व्यायाम के लिए समय निकालें। अभी तो देखते हो हमेशा आए दिन टीवी में भी हमेशा एडवर्टाइज करते रहता है ना कि योग करो, प्राणायाम करो, व्यायाम के लिए करने के लिए क्या करो? समय निकाला करो। ठीक है बेटा, ये हो गया हम लोगों का स्वस्थ जीवन। वंस अगेन मैं ऐसा आपको कहती हूँ कि आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे, इसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए ये खेल सही है, वो खेल सही है। जैसे क्या बोल सकते हो, स्वस्थ रहने के लिए हमें वेजिटेबल्स खाना चाहिए, मतलब हरी सब्जियां खानी चाहिए, सलाद खाना चाहिए, ऐसा आप लिख सकते हो। फलों का सेवन करना चाहिए। जैसे व्यायाम आए तो उस पर और बहुत सारा लिख सकते हो कि हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए। तो ये अपने हाथ में है कि आप कितना इसको बढ़ा सकते हो इजी इजी वर्ड्स में, है ना। मैं आपको बस अभी, अगर मैं सामने होती तो मैं इसमें चेंज कर करके भी आपको इजी भी लिखवा देती, लेकिन अभी क्या है कि अब मुझे पूरा सब चेंज करना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने सेम टू सेम आपको सेंड कर दूंगी PDF। हाँ, लेकिन आप इसमें अपने से एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हो इजी इजी वर्ड। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे हार्ड हार्ड वर्ड्स लो इसके, ठीक है ना। समझ में आया बात? तो आप अपनी मर्जी से भी इसमें क्या कर सकते हो? इंक्लूड कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? 2 टॉपिक पढ़ा, है ना। एक तो टॉपिक पढ़ा मेरा प्यारा भारत, जिसमें आप अपने कंट्री के बारे में जितना मन प्यार से लिख सकते हो। जो भी बातें आपको अपने देश के बारे में अच्छी लगती है, आप क्या कर सकते हो? उसके बारे में लिख सकते हो, है ना।
फिर जैसे मैंने बोल रही हूँ कि जैसे मैंने बहुत सारे महापुरुषों के नाम बताए, तो आपको सारे महापुरुषों के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो महापुरुष आपको नाम ज़्यादा, महात्मा गांधी ये सब ज़्यादा सही लगता है, तो आप बस वो सब करो, ठीक है। और जो सही ना लगे, जो भारी लगे, वो मन नहीं करना है। जैसे आप हमारे देश में ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि हमारे देश में सभी लोग सभी पर्व त्योहार बहुत मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ पे यह देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है। तो एक्स्ट्रा इंक्लूड करना आपके हाथ में है ना, कि आप कैसे अपने टॉपिक को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, है ना। चलो, अब ये दोनों टॉपिक मैं PDF में सेंड कर दूँगी। चलो बेटा, अभी मैं यही क्लास ख़त्म करूँ। चलो, टेक केयर।